अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं यहाँ पे अब आपको पढ़ाने लगी हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक विच इज़ अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स होते हैं कार्बन के, जो कि हमारे पास पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। साथ ही साथ जब आपके कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं पार्टिकुलेट। इन तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में, तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन की बात हमने कर ली और बेसिक्स देख लिए कि हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हमने हर इस पॉल्यूटेंट की बातें भी करनी है, आगे इनकी डिटेल भी देखनी है और हमने देखना है कि आखिर हमारे इन्वायरमेंट में इन सब का क्या इफेक्ट है और इसकी वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि जब भी किसी पॉल्यूटेंट को पढ़ना है उसके बारे में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तीन ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आप उनको पढ़ने के टाइम पे उसके हिसाब से नोट्स बना लेंगे ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पॉल्यूटेंट को पढ़ रहे हैं उसका सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब वो आ कहाँ से रहा है, आखिर आपके इन्वायरमेंट में ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो रहा है और वो पॉल्यूटेंट आपके इन्वायरमेंट में बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ आपने पढ़ना है उसका इफेक्ट क्या है, कि वो आपके इन्वायरमेंट पे किस किस्म के असरात छोड़ रहा है। ठीक है, आखिर अगर उसको पॉल्यूटेंट कह रहे हैं, वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, तो कौन से नुकसानात ऐसे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में उसकी वजह से आ रहे हैं। थर्ड, आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से तरीके हैं कि आप उस पॉल्यूटेंट को रिमूव कर सकें अपने इन्वायरमेंट में से। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती होंगी तो बिल्कुल याद रखिए कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका आंसर देना आता होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा होगा और सेकेंड ऑफ ऑल आपको लिखना भी आता होगा। आपको ये भी पता होगा कि हमने उसमें किस किस तरह की बातें लिखनी है। तो जो फर्स्ट पॉल्यूटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी वो कि जिनको जब हम मेंशन करते हैं हम इस तरह से मेंशन करते हैं, कॉक्स कह के। ठीक है, CO और साथ एक्स लगा देते हैं। एक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ एक्स की जगह आपका कोई भी नंबर आ जाएगा और उस नंबर से पता लग जाएगा कि ये कौन सा कार्बन का ऑक्साइड है। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन का कोई एक तरह का ऑक्साइड तो होता नहीं है, कार्बन के पास आपके पास कार्बन में कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी हमने बात करनी है कि वो भी पॉल्यूटेंट है। फिर आपको ये भी पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, और आपको ये भी पता है कि वो भी पॉल्यूटेंट है। उसको भी अगर ऑक्साइड कहा है तो वो भी पॉल्यूटेंट है। अब उसका जब आप सोचेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड, मुझे पता है। लेकिन अभी हमने क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज़ों की बात करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, कार्बन की जब बात आती है ना, तो कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर आप सोचें एक दफ़ा, तो ये सोचें कि इनका सोर्स क्या है। आपको पहला सोर्स जो हमने बुक में बार बार पढ़ा है, हमने मैट्रिक में एक कॉन्सेप्ट लिया, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस चीज़ को बार बार रिवाइज किया, और वो था कंबस्शन ऑफ फ्यूल। कंबस्शन का मतलब जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और मैंने आपको बताया था कि कंबस्शन हमेशा दो तरह की होती है। एक कंबस्शन ऐसी है कि जिसमें कंप्लीट कंबस्शन हो जाती है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक ऐसी है कि जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत थोड़ी होती है, इस वजह से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्योंकि आपके माइंड में वो वाला रिएक्शन आ गया, तो आपको ये भी पता है कि वहाँ एक और प्रोडक्ट भी बनता है जिसको कहते हैं कार्बन ब्लैक। तो कार्बन ब्लैक भी स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में चला जाता है तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी आपके पास पॉल्यूटेंट है, जिसको स्टूडेंट्स जो नाम दिया जाता है ना, आप सबने याद रखना है, वो कहते हैं पार्टिकुलेट। ठीक है, पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है ना, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में आपके पास रिएक्शन के बाद रह जाता है, इस वजह से उसको पार्टिकुलेट का नाम देते हैं। और क्योंकि वो भी आपके एनवायरनमेंट को बड़ा हार्म कर रहा होता है, इसलिए जब हम कार्बन की बात करते हैं हम पार्टिकुलेट को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपसे ऑक्साइड्स पूछे जाएंगे तो ऑक्साइड्स में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। पार्टिकुलेट कार्बन से रिलेटेड तो है लेकिन आपके ऑक्साइड्स में नहीं आता। इससे ये बातें जब मैं समझाऊं गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आए। अब सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपके पास किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉल्यूटेंट होगा ना, उसके सोर्सेज सारे के सारे बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, आप कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, या आप पार्टिकुलेट की बात कर लें, आपके पास जो सोर्सेज है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहला सोर्स है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन आपका सबसे पहला सोर्स है। मैंने आपको बताया था वॉल्केनोज जब इरप्ट करते हैं उनमें से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, जिनमें से हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं। ठीक है, दूसरा है कंबस्शन।
कंबशन भी आपको पता है। कंबशन के बारे में तो अभी अभी मैंने आपको इतनी डिटेल बता भी दी है कि कंबशन क्या चीज़ है। यहाँ पे बर्निंग होती है, फ्यूल जलता है, और कंबशन में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, पार्टिकुलेट भी होता है। थर्ड इज फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, वुड को बर्न करना मतलब कहीं पे भी कुछ जलने का प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या पार्टिकुलेट, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ लाजमी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसके अलावा गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है उसमें भी ये ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक के पार्टिकुलेट भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके जो इंडस्ट्रियल काम होते हैं ना, उधर से आपने देखा होगा, अगर कभी आप जा रहे हो तो कहीं दूर आपको चिमनी नजर आती है जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि इंडस्ट्री में काम हो रहा है। इंडस्ट्री में काम हो रहा है, उसके रिजल्ट में बहुत सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं। उनके अंदर भी स्टूडेंट्स आपके पास ये वाली गैसेस मौजूद होती हैं, जो कि बन जाता है बाद में आपका पॉल्यूटेंट, क्योंकि वो आपकी एयर को खराब करता है। ठीक है, सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए और हमने ये देख लिया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं सोर्सेज में। अब ये वो सोर्सेज हैं जो मैंने आपको कंबाइंड बताए हैं। ठीक है, जब भी आपने कंबाइंड सोर्सेज की बात करनी है तो आप ये तीन लिख देंगे ना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये तीनों लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इन सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स की जो कार्बन से रिलेटेड हैं। इनकी बात हम अलग-अलग भी करते हैं। सबसे पहला जो पॉल्यूटेंट आपके पास आता है उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आता है इनकम्प्लीट कंबस्शन से, हमें ऑलरेडी पता है। फ्यूल बर्न होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि हम, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो चले, हमने पढ़ लिया कि आपके पास फ्यूल की बर्निंग हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन हो गई है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मिस अगर ये सिर्फ लैब में हो रहा है तो इसको आप पॉल्यूटेंट क्यों कह रही है? हवा में कहाँ से आ गया ये? तो हवा में कहाँ से आया स्टूडेंट्स? आपकी गाड़ियों में से आता है। गाड़ियों में एक चीज प्रेजेंट होती है, पेट्रोल, तो आप सबको पता है। ठीक है, गाड़ी चलती पेट्रोल पे है। अब क्योंकि आपकी जो कार है वो पेट्रोल पे चल रही होती है, तो आपके सेंट्रल गैस सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर, जिसमें ये पेट्रोल बर्न हो रहा होता है, जल रहा होता है। ठीक है, आपने देखा है गाड़ी के पीछे से धुआं भी निकल रहा होता है। वो क्यों निकल रहा होता है? क्योंकि अंदर पेट्रोल जल रहा है, बर्न हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से जितने ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो गैस हैं, वो वहां से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंजन में बर्निंग हो गई और आपका कार्बन जो निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए वैसे असूलन तो यही हमारा है ना। हमेशा से हमने बात की कि हमारा क्या मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस गैसेस में नहीं आती। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हमने ऑलरेडी की हुई है कि ये लीथल गैस है। लीथल का क्या मतलब होता है? कि दिस कैन बी वेरी डेडली। ठीक है, तो पेट्रोल की बर्निंग होती है स्टूडेंट्स। अब पेट्रोल की बर्निंग हुई है, ये मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखे हैं, और अगर आपको कंपाउंड्स बनाने आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये ऑक्टेन है। ऑक्टेन कैसे है? क्योंकि इसके अंदर 8 कार्बन प्रेजेंट है। ये ऑक्टेन है स्टूडेंट्स, और ऑक्टेन की बर्निंग हुई है ऑक्सीजन में। लेकिन हुआ क्या है कि आपके पास इंजन में जब पेट्रोल बर्न हो रहा था, ये ऑक्टेन है एक्चुअली, ये पेट्रोल है। ठीक है, इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। आपका पेट्रोल है जो बर्न हो रहा है। पेट्रोल में कौन सा कंपाउंड है? उसमें ऑक्टेन है। ऑक्टेन की बर्निंग हो रही है, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत थोड़ी है। ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि बन जाता है, और अब जब आपका जो गाड़ी है उसमें से निकलेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी नहीं, वो तो बन ही नहीं रही, क्योंकि उस ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत थोड़ी थी। अब समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स हमारे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं? खैर, ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, वो निकली गाड़ी में से, और वो हवा में, फिजा में इसी तरह से फैल गई। अब आप देख लें दिन ब दिन गाड़ियां कितनी बढ़ती जा रही हैं। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई इसी तरह से कम होता जाएगा तो आपकी फिजा में इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हमने क्यों कहा कार्बन मोनोऑक्साइड लीथल है, डेडली गैस है। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा बात को। आपकी बॉडी में, आप सबको पता है, हीमोग्लोबिन नामी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है, लंग्स के पास से ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, और वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है और उस ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपके फिजा में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है,
ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन हमेशा किसको प्रेफर करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को प्रेफर नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेगा। अब आपको यहाँ पे आके कंफ्यूजन हो जाएगी कि कैसे, क्यों प्रेफर करेगा? हीमोग्लोबिन का तो काम है ऑक्सीजन कैरी करना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों प्रेफर करेगा? तो स्टूडेंट्स उसकी रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? एफिनिटी। एफिनिटी का क्या मतलब है, क्यों ये जरूरी है? एफिनिटी का मतलब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी। एफिनिटी का मतलब है कि कोई भी दो चीजें कंबाइन आराम से कर सकती हैं या मुश्किल से करेंगी। जो आराम से करेंगी वो उतना ही आराम से क्या करेंगी? कोई नया कंपाउंड बना देंगी। ठीक है, नया कंपाउंड बन जाएगा। और नया कंपाउंड क्या बनेगा? कब बनेगा? जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कर दिया रिजेक्ट और उसने कहा कि मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच करना है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की और हीमोग्लोबिन की अटैचमेंट इजी है बनिस्बत उसके कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अटैचमेंट होगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? एक कंपाउंड बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर कब बन जाता है? कब बनता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच करेगी तो वो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच करेगी तो वो बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्यों? क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन ने अटैचमेंट कर ली है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अब क्योंकि ट्रेवल करेगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन तो है नहीं हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन उसी तरह से आपके रेड ब्लड सेल्स उधर तो नहीं रुक जाएंगे ना, ऐसा तो होगा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाया है और आपका ब्लड वहीं रुक जाएगा कि नहीं जब तक ऑक्सीजन नहीं आती हमने आगे नहीं चलना। आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो होती रहेगी, वो रुकेगा नहीं वहां पे। क्योंकि वो वहां पे रुकेगा नहीं, पूरी बॉडी के पास वही ब्लड जाएगा, तो सोचे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाएगी। आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस हमने लेनी है, हमें जरूरत है, लेकिन अब ऑक्सीजन बॉडी को पहुंच ही नहीं रही। जब पहुंची आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी पॉइजनस गैस रही है, तो सोचें कि क्या ये डेडली नहीं होगी? आपकी बॉडी के पास तो जा ही नहीं रही, बॉडी को जरूरत है, बॉडी के पास जा नहीं रही है, और बॉडी के पास क्योंकि ये नहीं जा रही, इस वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉइजनस गैस है और ये पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इसको पॉल्यूटेंट कहने के पीछे वजह भी यही है। ये तो हमने बात कर ली कि हमारे पास इंजन के अंदर, ठीक है, इंजन में ये कंबस्शन का प्रोसेस हुआ जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन थी, ऑक्टेन बर्न हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, जो कि एक डेडली कॉम्बिनेशन है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें पता लग गया कि ये वाला जो पॉल्यूटेंट है ये बहुत बुरा है, एयर में आएगा, हमें बीमारियां होंगी। किस किस्म की बीमारियां होंगी स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है कि बीमारियां जो होती हैं फिर वो सांस की बीमारियां भी होती हैं। सांस में मसला आ जाएगा ना, ब्रीदिंग के लिए कौन सी हमारे पास गैस इंपॉर्टेंट है? हमारे पास ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन है कि है ही नहीं? नहीं है ना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की अटैचमेंट हो गई है। इस वजह से आप सबने याद रख लेना है स्टूडेंट्स इस बात को कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या कहा था? हमने कहा था पहली बात हमने करनी है सोर्स के बारे में, फिर हमने दूसरी बात करनी है कि उसका इफेक्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया इफेक्ट क्या और है। तीसरी बात हमने ये करनी है कि उस पॉल्यूटेंट को रिमूव किस तरह से करना है। बड़ा आसान तरीका है कैटालिटिक कन्वर्टर का। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? कैटालिटिक कन्वर्टर ये चीज है स्टूडेंट्स के कार्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर जैसा एक लगा होता है सिस्टम ऑलरेडी। उसमें क्या होता है कि अब अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई भी है ना, फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों में, ठीक है, ये कार्स में लगा होता है, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई भी है तो आपका, ठीक है, कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई, अब वो गाड़ी से निकलने से पहले कैटालिटिक कन्वर्टर के पास आ जाएगी। ठीक है, और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा? कैटालिटिक कन्वर्टर ये करेगा कि इस लीथल गैस को, डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा ऐसी गैसेस में जो लेस हार्मफुल होती हैं। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स मोर हार्मफुल गैसेस इनटू लेस हार्मफुल गैसेस बिफोर एमिटिंग देम आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उनको हवा में, फिजा में निकालने से पहले उनको कन्वर्ट कर देगा ऐसी गैसेस में जो कि लेस हार्मफुल होती हैं। तो समझ में आ गया कि हमने कैसे पॉल्यूटेंट को अपने इन्वायरमेंट में से रिमूव करना है। इसके और भी बड़े तरीके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने के, लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ गाड़ियों के इंजन की बात करें, हमारे इर्द गिर्द है ना, इसलिए हमारे लिए
कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। हम इसकी डिटेल में बात भी करेंगे कि और कौन कौन से तरीके वो हम बात करेंगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपने याद रखना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर, अब एक और जरूरी बात सुन ले, सिर्फ कार्बन के ऑक्साइड्स के लिए नहीं, बहुत सारे और ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनके लिए ये कैटालिटिक कन्वर्टर बड़ा अच्छा साबित होता है, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पार्टिकुलेट पे। पार्टिकुलेट की बात करते हैं, क्या होता है पार्टिकुलेट स्टूडेंट्स। ये होता है कि पार्टिकुलेट में आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है और उसमें अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बन रही, क्या बन रहा है, सिर्फ कार्बन ब्लैक बन रहा है, ठीक है। कार्बन ब्लैक बन रहा है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये ऑक्टेन ही है, ऑक्टेन की बर्निंग हो रही है गाड़ी के अंदर और बहुत ही कम ऑक्सीजन है, इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन ब्लैक बना, ठीक है। ये कौन सी गाड़ियों में सबसे ज्यादा होता है, ये डीजल व्हीकल्स में बहुत ज्यादा होता है। डीजल गाड़ियों में क्या होता है कि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि गैस इनलेट से जा ही बहुत थोड़ी रही होती गाड़ी के अंदर, तो जो कंबशन का प्रोसेस होता है उसमें फिर आपके पास बहुत क्योंकि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, तो क्या होता है कि ये पार्टिकुलेट मतलब कार्बन ब्लैक ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या है। पार्टिकुलेट जब भी बनेगा स्टूडेंट्स, पार्टिकुलेट के बनने की वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगे और कैंसर तक होता है। कैसे आती है ये फिजा में, वही तरीका है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ठीक है। गाड़ी चल रही है, पेट्रोल बर्न हो रहा है और पेट्रोल के बर्न होने के बाद जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपके गाड़ी में से निकल रहे हैं, ठीक है। उनके निकलने की वजह से वो आपके हवा में आ रहे हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान वर्ड्स में मैंने आपको बताया, हमें समझ आ गई है इसकी, ठीक है। अब जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट का पार्ट बन रही है, उसी तरह आपके पास ये कार्बन ब्लैक भी एनवायरनमेंट का पार्ट बन रहा है। कार्बन ब्लैक के एनवायरनमेंट का पार्ट बनने की वजह से क्या हो रहा है कि अब उसी एनवायरनमेंट में आप और मैं सांस ले रहे हैं, हम उसमें सांस ले रहे हैं, और जब हमारे इर्द गिर्द इस कार्बन ब्लैक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेज और कैंसर होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज का क्या मतलब है, सांस की बीमारियां, ठीक है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बीमारी है, जहाँ पे आपका ब्रीदिंग आ जाता है, जितना आपके बॉडी को ऑक्सीजन भी तो नहीं मिलेगी, ये सारे के सारे मसले आपके रेस्पिरेटरी डिजीजेज में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने बात कर ली सोर्स की और इफेक्ट्स की। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉल्यूटेंट को रिमूव किस तरह से करें। रिमूव करने का आसान तरीका है, आपके पास डीजल गाड़ियों में ये मैश लगवाया जा सकता है जिसको फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये फिल्टर क्या करता है कि इससे पहले कि डीजल गाड़ी में से आपका ये कार्बन ब्लैक एनवायरनमेंट में जाए, ये क्या करता है उससे पहले ही अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है ना कार्बन ब्लैक पार्टिकुलेट, इसीलिए इसको कह रहे हैं। तो क्योंकि वो फिल्टर है, फिल्टर अपने अंदर इसको ट्रैप कर लेगा, इसको गाड़ी में से निकलने ही नहीं देगा, जिसकी वजह से ये आपकी एनवायरनमेंट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप सबने याद रख लेना है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करने का क्या तरीका है और पार्टिकुलेट्स को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। अब हमारे पास आती है तीसरी गैस, उसके बारे में बात करें तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टूडेंट्स मैंने एंड के लिए इसलिए छोड़ा था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। इसकी डिटेल क्या है वो सारी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। प्लांट्स का फूड है कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको पॉल्यूटेंट क्यों कह रहे हैं फिर, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स आपने कि अगर तो जितनी क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, अगर आपको याद हो हमने पढ़ी भी थी 0.03% है ना एटमॉस्फेयर में, जितनी क्वांटिटी मतलब इतनी ही क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए, अगर इतनी ही रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास पॉल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास पॉल्यूटेंट बन जाता है। ये किस तरह पॉल्यूटेंट बनता है और ये आपके एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है पॉल्यूटेंट बन के, इसकी बातें हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपने क्या करना है कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन ब्लैक जो पार्टिकुलेट है इसको समझ लेना है, और अगर आपसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र करें, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र करें, देन पार्टिकुलेट को डिस्कस करें। मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड पे सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपको पता होने जरूरी है, जो हमारे एनवायरनमेंट पे आते हैं, ठीक है। इसलिए अभी आप सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट को समझे। पेपर में जब आपने लिखना है आपने इन तीनों का इकट्ठा जिक्र करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, सोर्सेज आप तीनों के लिए सेम लिख सकते हैं, सोर्सेज को जरूर देखें। इंडस्ट्रियल भी आपका सोर्स है, आप उस गाड़ियां भी इसका सोर्स हैं, क्योंकि गाड़ी का तो देख लिया ना आपने, जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं वो बिल्कुल ही हमारे पास सीधी सीधी वजह बन गई है हमारी पॉल्यूशन इंक्रीज होने की, ठीक है। आप इसको देखें, इसको रिवाइज करें, और ये रिएक्शंस जब भी पेपर में लिखें ये आपके पास
बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, दोनों तरफ से ये आपके पास सही स्टेबल रिएक्शंस होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट नहीं होंगे, अगर आपने इनको बैलेंस नहीं किया होगा, तो फिर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है और केमिस्ट्री के रिएक्शंस कभी भी बैलेंस किए बगैर नहीं लिखते। इसीलिए मैंने जितने नंबर ऑफ मोल्स थे वो सारे साथ मेंशन कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी बैलेंसिंग सीखें ताकि आपको पता हो कि बैलेंस कैसे करना है। आपने 9th में सीखी भी होगी। बाकी आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और इन रिएक्शंस को ज़रूर लर्न करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट के बारे में, और मैंने आपको ये भी गाइड किया था कि आपने किस तरह इन पॉल्यूटेंट्स को स्टडी करना है। जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं, अगर आप उसके नोट्स बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनको स्टडी करेंगे, तो आपको कभी भी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, जिसको बेसिक समझ आ जाए, उसको कोई भी आगे उससे रिलेटेड चीज़ हो, वो कभी भी नहीं भूलती। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जो चीज़ें साथ साथ पढ़ाई जाए, उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको मैंने कार्बन के ऑक्साइड्स के बारे में बताया है, पार्टिकुलेट्स के बारे में बताया, आप इनकी प्रैक्टिस करें। मैं कार्बन डाइऑक्साइड के डिस्कशन के साथ आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।